हेलो टू ऑल माय सीमे फाइनलिस्ट। जैसे कि हमने कहा था, लगातार आपके लिए रिविजन्स लाते रहेंगे हम, सो दैट एग्जाम से पहले अगर आपने थोड़ा सा भी आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो हमारे रिविजन्स देख के आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो वेलकम टू अनदर रिविजन सेशन ऑफ योर सब्जेक्ट सीएफआर, जहां हम बात करने वाले बहुत सिंपल इंडेस से, दैट इज योर इंडेस 8। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, जहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में आपके साथ डिस्कशन किया था और मैंने कहा था चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर्स बहुत सिंपल है, ये अगले वीडियो में आपके लिए फटाफट ले आऊंगी। जैसे हम ये वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद बेस्ट क्वेश्चन, लास्ट डे रिवीजन वाले क्वेश्चन इस पर्टिकुलर इंडेक्स के मैं आपके साथ लेके आऊंगी। चलो, आई होप अकाउंटिंग पॉलिसी पूरा अच्छे से आपको पता है और जो भी मैंने आपको रिवाइज कराया है, जितना मैंने बताया बस उतना करके चले जाओगे तो मोर देन इनफ है, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हम अगले पार्ट पे, विच टॉक्स अबाउट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। विच टॉक्स अबाउट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। गाइस, फाइनल के कुछ बच्चों के मैसेजेस थे कि मैम क्या हमें ये जो डेफिनेशंस है वो याद करने पड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। किसने कह दिया आपको डेफिनेशंस याद नहीं करने? पर जब तक डेफिनेशन पता नहीं होगा, कोई केस आएगा, कोई केस स्टडी आएगा तो सॉल्व कैसे करोगे, आंसर कैसे करोगे? तो याद कुछ नहीं करना है बेटा, बट पता होना चाहिए। मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी आपको डिटेल में अच्छे से समझा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। वो वीडियो देखने के बाद ही अकाउंटिंग एस्टिमेट वाला वीडियो देखिएगा, बिकॉज इंडेस 8 का वीडियो मैंने 2 पार्ट में रिलीज किया है। पहले पार्ट में सिर्फ अकाउंटिंग पॉलिसी है और अभी के पार्ट में अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर्स। चलो, पहले मैं इस डेफिनेशन को, और याद रखना बेटा सिंस इट्स अ रिविजन, मैं नोट्स पहले से लिख के लाऊंगी। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए रिविजन के पहले तो कमेंट कर देना, मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी। बट बेटर ये होगा कि आप इसको अभी के अभी मेरे पढ़ाते टाइम ही नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपकी थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस भी रहेगी। चलो आ जाते हैं। व्हाट इज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट? अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है? एस्टिमेट, एस्टिमेट का मतलब होता है अंदाजा। अकाउंट्स में क्या चीजें अंदाजे से भी डलती है? हाँ, इंडिया से 8 कहता है मैक्सिमम चीजों के लिए वी हैव अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, बिल्स होते हैं, वाउचर्स होते हैं, उसमें अमाउंट होता है। बट कुछ चीजें आज भी अकाउंट्स में अंदाज में चलती है, कुछ वैल्यूज आज भी हम एस्टिमेट पे लिखते हैं, अंदाज के कारण लिखते हैं, एंड दैट इज नोन एज अकाउंटिंग एस्टिमेट। दैट इज नोन एज अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो गाइस, अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है? मॉनेटरी अमाउंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी अमाउंट लिखते हैं, अगर वो एक्चुअल बिल से लिखा गया है तो वो एस्टिमेट नहीं है। अगर वो अंदाज से लिखा गया है, मेरे एक्सपीरियंस से लिखा गया है, कंपनीज ने अपने एक्सपीरियंस से उस वैल्यू को लिखा है, इट बिकम्स एन एस्टिमेट। मॉनेटरी अमाउंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर सब्जेक्ट टू मेजरमेंट, जिसको हम मेजर करते हैं अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनली मतलब एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, नियर टू क्लोजर। जब आप इसको बनाते हो, उस वैल्यू को निकालते हो, विच रिक्वायर्स लॉट ऑफ जजमेंट, अंदाजा आप यूज करते हो ऑन द बेसिस ऑफ द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट इज नथिंग, मॉनेटरी आइटम्स आप जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखते हो, उसको लिखने के लिए अगर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्यों, बिल मिसिंग है, सपोर्टिंग मिसिंग है, आप क्या करते हो? लिखना तो है, एंट्री करनी तो है, वैल्यू चाहिए। वो वैल्यू कंपनी क्या करती, मैनेजमेंट अपने लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, पास्ट ईयर के एक्सपीरियंसेस पे अंदाज लगाती है और उस वैल्यू को जज करती है। ये जो वैल्यू जज होता है बेस्ड ऑन योर एस्टिमेट, इसी को बोला जाता है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। यस, ऑल क्लियर? यस मैम। जनरली एस्टिमेट्स हम कहाँ का यूज करते हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लेके आए। यस फाइनल वाले बच्चों, कुछ एग्जाम्पल्स आपको भी पता है। जब हमें इन्वेंट्री का नेट रियलाइजेबल वैल्यू चाहिए, रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या है? अभी बिका नहीं है, बिकता है तो सेलिंग प्राइस होता है, बिकेगा तो इतने में बिकेगा, उसको बोलते हैं एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जहां पर उसको बेचने के खर्चे को जो हम एस्टिमेट करते हैं वो माइनस करते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एग्जैक्ट फिगर नहीं होती। एग्जैक्ट फिगर तो होता है सेलिंग प्राइस, बट हम बेच थोड़े रहे, हम सोच रहे बिकेगा तो कितने में बिकेगा, दैट इज योर अंदाज। तो यहां पर क्या लगा? अकाउंटिंग एस्टिमेट। आज मेरे असेट को अगर मुझे खरीदना है तो उसकी फेयर वैल्यू क्या है?
आज मेरे लायबिलिटी की फेयर वैल्यू क्या है, अगर मुझे लेना है तो ये सब क्या है, अंदाज। एक्चुअली बिकेगा असेट तो उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस, एक्चुअली नहीं बेचा है। आज अगर बिकेगा तो कितना पैसा आएगा, अंदाज बताओ, दैट इज योर एस्टिमेट। एक पॉइंट जहां बच्चों को बहुत ज्यादा गड़बड़ होता है, ये डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये डेप्रिसिएशन ऑन पीपीई भी एस्टिमेट है। पता है ये क्यों एस्टिमेट है? ये मेजर बच्चों को नहीं पता डेप्रिसिएशन ऑन पीपीई एस्टिमेट क्यों कहलाता। गाइस अगर आपको पता होगा, आप जब किसी भी असेट की इकोनॉमिक लाइफ निकालते हो, एस्टिमेटेड होती है। आप उसका स्क्रैप वैल्यू सोचते हो, एस्टिमेटेड होता है। और डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। इसका मतलब डेप्रिसिएशन आल्सो वर्क्स ऑन एस्टिमेट। डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन वर्क्स ऑन एस्टिमेट। ये जो आपने सीखा था ना पिछली क्लास में कि एंट्री को, असेट को कॉस्ट मॉडल पे रखना है या उसको रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखना है, दैट इज अ पॉलिसी, दैट इज अ पॉलिसी, दैट इज अ पॉलिसी, करेक्ट, दैट इज अ पॉलिसी। बट उसको डेप्रिशिएट किस तरीके से करेंगे, उसका डेप्रिशिएशन क्या है बच्चा, एस्टिमेट। तो हमेशा याद रखना, अगर आपको यहाँ थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं फटाफट बता देती हूँ। कोई भी असेट को कॉस्ट मॉडल पे लाएंगे या रिवैल्यूएशन मॉडल पे लाएंगे, ये आपकी पॉलिसी होती है जब आपको दो चीज के बीच में चुनना है। जब आपको दो चीज के बीच में चुनना है, दैट इज अ पॉलिसी, ये या ये। बट अगर आपको एक बार डिसाइड हो गया कि मैं रिवैल्यूएशन मेथड चूज कर लिया, अब उसके लिए आपको फेयर वैल्यू चाहिए, तो ये फेयर वैल्यू कैसे निकलता है, अंदाज से। तो हमेशा याद रखना, जो चीज आप अंदाज से वैल्यू डिसाइड करते हो, दैट इज योर एस्टिमेट। तो किसी भी आइटम का पहले पॉलिसी डिटरमाइंड होता है, फिर उसमें एस्टिमेट लगता है। तो अगर आपको वारंटी का प्रोविजन बनाना है, इट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट। आपको असेट एंड लायबिलिटी का फेयर वैल्यू चाहिए, इट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट। आपको इन्वेंट्री का नेट रियलाइजेबल वैल्यू चाहिए, इट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट। आपको डेप्रिसिएशन ऑन पीपीई निकालना है, इट इज अगेन बेस्ड ऑन एस्टिमेट, बिकॉज रेसिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, लाइफ ऑफ एन एसेट, बोथ आर बेस्ड ऑन एस्टिमेट। तो ऑलवेज रिमेंबर, एस्टिमेट के केस में अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो हमेशा याद रखना, पहले पॉलिसी लगती है, ये या ये। एक बार आपकी चॉइसेस आपको पता चल गए, फिर आप आगे जाओगे। इस चॉइस को निकालने के लिए आपको अगर जो जो वैल्यू चाहिए वो अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो लगा लो अंदाजा, नहीं तो लगा लो बच्चा अंदाजा। उसका बेस्ट एग्जांपल मैंने दिया है, पीपीई। पीपी कॉस्ट पे रखना है या रिवैल्यूएशन, यहां पर आप चॉइसेस यूज कर रहे हो। चॉइसेस का मतलब होता है पॉलिसी। एक बार आपका चॉइस क्लियर है, फिर उसकी वैल्यू अगर आपको जाननी है, अगर वैल्यू अवेलेबल है बहुत ही बढ़िया, नहीं है तो एस्टिमेट यूज कर लेंगे। दिस इज नोन एज काउंटिंग एस्टिमेट। चलो, यहां तक अगर बच्चों समझ आ गया तो फटाफट कमेंट कर दीजिए कि यस मैम क्लियर है। अब आप एक बात बोलो, एक बार आपने एस्टिमेट लगा दिया कि एसेट का फेयर वैल्यू इतना है, तो उसमें कोई चेंजेस होंगे क्या? अरे मैम उसमें चेंजेस पॉसिबल है। हो सकता है मार्केट में और इंफॉर्मेशन आ गया हो, मार्केट में कुछ ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है, मार्केट में एक्सपीरियंसेस आ गए हैं मुझे धीरे धीरे, तो आपका एस्टिमेट रिवाइज हो सकता है। याद रखना, एस्टिमेट चेंज होना बहुत नॉर्मल है। एक सिंपल एग्जांपल, सिंपल, मान लो पहले मुझे लगा था मेरा ये डेटर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने उस डेटर को 100% बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया। बाद में मुझे मार्केट में इंफॉर्मेशन आ रहा है, नए नए डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, क्या उस बंदे की दुकान बिक गई, वो बंदा रोड पे आ गया है, लगता नहीं है पैसा देगा। और मेरा ये सारी चीजें देख के मुझे इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो लोगों का पैसा वापस नहीं कर रहा, उसके घर के खाने के लिए भी दूसरों से पैसे ले रहा है। मुझे डेवलपमेंट दिख रहा है, जैसे कि उसका दुकान खाली कर दिया गया है, उसके फर्नीचर्स खाली हो गए हैं। एक बात बताओ, क्या ये डेटर 100% रिकवरेबल है या देयर इज अ चांसेस ऑफ बैड डेब्ट्स? बट बैड डेब्ट्स हुआ नहीं है, आप एस्टिमेट लगा रहे हो, और एस्टिमेट लगाने वाले बैड डेब्ट्स को क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। यस, एस्टिमेट्स रिवाइज होते हैं। पहले मैंने सोचा डेटर पूरा पैसा देगा, बट कुछ इंफॉर्मेशन मुझे ऐसे मिले, कुछ एक्सपीरियंसेस मुझे ऐसे पता चले, कुछ डेवलपमेंट मुझे ऐसे देखने को मिले, समझ आ गया भाई डेटर उस औकात से दिख ही नहीं रहा है,
इतना पैसा देगा ही नहीं है डेटर, इसका मतलब आपको अपने डेटर के अगेंस्ट डाउट क्रिएट करना पड़ेगा। और वो डाउट कितना परसेंटेज होगा? 5%, 15%, 25%, 40%, 60%, ये आपका एस्टिमेट है। बिकॉज रियलिटी तो अभी किसी को नहीं पता, ये आपका अंदाजा है, ये आपका सस्पिशन है। वो आपके हिसाब से 20% भी हो सकता, किसी और के हिसाब से 40% भी हो सकता। तो ऑलवेज रिमेंबर, एस्टिमेट कुछ नहीं, एक अंदाज है। ये अंदाज चेंज हो सकता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन डेवलपमेंट। तो गाइस, क्या इसका कोई भी पॉइंट आएगा तो आप लोग आंसर कर दोगे? यस, ऑलवेज रिमेंबर, एस्टिमेट एक अंदाज है जो कि चेंज होता है, बहुत ही नॉर्मल है उसका चेंज होना। अब अगर आपका कोई अंदाज चेंज हो गया, मेजरली ये इंडेक्स पढ़ क्यों रहे हैं? मेजर रीजन इस इंडेक्स का पढ़ने का ये नहीं है कि आपको कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करनी है, आपको कौन सा एस्टिमेट यूज करना है। मेजर है कि अगर जैसे आपको मैंने पिछली क्लास में बोला था कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो, आंसर वाज यस, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। सिमिलरली, क्या आप अपने एस्टिमेट्स रिवाइज कर सकते हो? एंड अगर आंसर यस है तो कैसे? इंस्टीट्यूट ने क्लियरली बोला है, आपके इंडेक्स में क्लियरली कहा है, अगर आप अपने एस्टिमेट को चेंज करना चाहते हो, पहले आपका एस्टिमेट था 15%, अब आप 45% करना चाहते हो प्रोविजन, एस्टिमेट चेंज हो सकता है। जिस दिन आपने चेंज करने का सोचा एस्टिमेट को, उस दिन से वो चेंज होगा। इसका मतलब चेंज इन एस्टिमेट अप्लाइज प्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द डेट यू डिसाइडेड टू चेंज द एस्टिमेट। ये याद रखना, ये बहुत बार इंस्टीट्यूट इसका केस स्टडी पूछता है कि हमें ना एनआरवी पहले सोची थी 1 लाख, 2-3 साल बाद उसी आइटम की एनआरवी हो गई 80,000, तो क्या आप एनआरवी चेंज कर सकते हो? द आंसर इज यस। बट ये जो चेंज इन एनआरवी है, ये आपको उस दिन से मानना पड़ेगा जिस दिन आप इसको चेंज को एस्टिमेट को फील कर सकते हो। तो whenever there is a change in estimate, the change in estimate has to be from the date, from the time you got to change the estimate, it has to be prospectively। आने वाले सालों में आप उस चेंज का इम्पैक्ट लो, पुराने सालों को छेड़ना नहीं है, इवन वो आइटम पुराने सालों से रिलेटेड है। Am I clear? यही मेन जिस्ट है इस इंडेक्स का, जो आपको याद रखना है। फटाफट लिख लेंगे इसके आगे, लास्ट डे रिवीजन वाला ये पॉइंट है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हैज टू बी प्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द टाइम वी एस्टिमेट द चेंज। करेक्ट? और याद रखना, एस्टिमेट का चेंज होना कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है बेटा। अंदाज तो बदलता रहता है ना, अंदाज तो चेंज होता रहता है ना, इसको एरर मत बोलना। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि मैंने कहा था, अगर आप कॉस्ट या रिवैल्यूएशन मॉडल के बीच में चूज करते हो, उसको बोलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। मैंने थोड़ा सा वापस इस चीज को आपके सामने लेके आई, बिकॉज जनरली इंस्टीट्यूट पूछता है कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल में अगर कोई एक चूज करना है तो आप क्या बोलोगे? इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। बट फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे? दैट इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। करेक्ट? एंड एक क्लैरिटी आपके इंडेक्स ने दी है, if it is difficult to distinguish between change in policy or change in accounting estimate, always change in accounting estimate मानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी आपको नहीं समझे कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, नो डाउट अभी तक कोई एग्जांपल्स नहीं दिए गए, कहीं पर भी नहीं है। बट कभी ऐसा आ जाए एग्जाम में, कोई ऐसा केस स्टडी आ जाए, समझ ही नहीं आ रहा है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, या रियल लाइफ में, बिजनेस में, कॉर्पोरेट्स में, ऑर्गेनाइजेशन ऐसी सिचुएशन में आ जाए जहां वो बाइफर्केट नहीं कर पा रही है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, इंस्टीट्यूट बहुत ही क्लियरली इस बात को क्लियर कहता है, यू विल अज्यूम इट चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, बिकॉज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट का इफेक्ट प्रोस्पेक्टिवली दिया जाता है इन द करेंट ईयर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस कारण से आपके लिए वो इजी पड़ता है, बेटर इज टू टेक इट चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, बेटर इज टू टेक इन चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, बिकॉज इसका इफेक्ट देना इजी है। इसका इफेक्ट क्या होता है? प्रोस्पेक्टिवली। जल्दी से बताओ, यहां तक बात समझ आ रही है?
कोई भी चीज अगर प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट देना है, इसका मतलब करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देना है, और जब करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देना है तो पुराने सालों के बैलेंस शीट को रीस्टेट करने की जरूरत ही नहीं है, उसके पुराने ओपनिंग बैलेंस शीट की जरूरत ही नहीं है। यस, हमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की बैलेंस शीट में इसका इंपैक्ट दिखाना है, करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका इंपैक्ट दिखाना है, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट को रीस्टेट नहीं करना और ओपनिंग बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ डिस्क्लोजर्स है, फटाफट देख लेंगे, बहुत सिंपल से डिस्क्लोजर्स है, बहुत सिंपल, एग्जाम में पूछते नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। क्या आपका व्हाट इज द नेचर ऑफ चेंज इन एस्टिमेट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट, what is the effect of change of estimate in current year and future period, and the facts needs to be disclosed if estimate cannot be calculated। ये चारों पॉइंट सिर्फ आपको पता होना चाहिए, जो भी चेंज है उसको बताओ, क्यों है वो बताओ, नेचर बताओ, इफेक्ट बताओ, दैट्स इट। क्यों है, कैसे है, क्यों हुआ, नेचर बताओ, फैक्ट बताओ, दैट्स इट। फटाफट इसका वन टेक अवे, अकाउंटिंग एस्टिमेट का मतलब होता है अंदाज, अंदाज क्या चेंज हो सकते हैं, हाँ, बट द चेंज हैज टू बी प्रोस्पेक्टिवली, दिस इज अ टेक अवे। अगर आपको अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग एस्टिमेट में क्या लगेगा बिल्कुल ना समझ आए तो इंस्टीट्यूट ने कहा रियल लाइफ में अकाउंटिंग चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट मान लेना, बिकॉज उसका इंपैक्ट देना आसान है, प्रोस्पेक्टिवली है, पुराने बैलेंस शीट को रीस्टेट करने की जरूरत नहीं। यस, समझ आ गया, दैट्स ऑल बेटा, इतना सही पार्ट था बेटा अकाउंटिंग एस्टिमेट में, तो मुझे लगता है दिस कैन बी इजीली मैनेज्ड। करेक्ट, मैंने आपको टेक अवे भी बता दिया ताकि आप में से किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं। जल्दी से पूछ लो, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो ये पूछ लेंगे, एनीबॉडी हैज एनी डाउट? डन। लास्ट पार्ट ऑफ दिस इंडेक्सेस, एरर्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। तो गाइस अगर मैं आपको बोलूं ना, ये एक्चुअली है तीन अलग टॉपिक जिसका एक इंडेक्स बना दिया, इसीलिए मैंने आपको पहले अकाउंटिंग पॉलिसी पढ़ा दिया, वो एक समझो ऑल टुगेदर एक अलग टॉपिक है जो कल खत्म हो गया। आज मैंने आपको अकाउंटिंग एस्टिमेट्स पढ़ा दिए एंड उसके साथ एक छोटा सा टॉपिक एरर्स ऐड कर दिया। थोड़ा सा भी दिमाग में कंफ्यूजन हो, तीनों तीन अलग टॉपिक है ऐसा मान के पढ़ो, किसी का किसी से कोई वास्ता नहीं है, बट इंस्टीट्यूट पूरे इंडेक्स 8 को एक साथ डालता है, मैंने भी एक साथ डाल दिया। यस, आज पहले तो एरर्स होते क्या, हाँ बच्चे कह रहे मैम हमने इंटर में पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, हमने फाइनल में तो कभी एरर्स देखे नहीं, बट यस फाउंडेशन में भी पढ़ा है, प्रिंसिपल एरर्स, ओमिशन एरर्स, कमीशन एरर्स, फिर एरर रेक्टिफाइड बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर फाइनल अकाउंट, सही पढ़ा है। जो आपने पढ़ रखा है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ रखा है, कुछ गलत नहीं पढ़ रखा है, सिर्फ इंस्टीट्यूट इस एरर्स को और डिटेल में आपसे बात कर, दैट्स इट। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा अगर आपके एरर्स आपको बाद में पता चले, आपके एरर्स किस साल को पर्टेन कर रहे हैं और पता किस साल में हुआ है, बेसिकली यहाँ वो डिस्कशन होने वाला है कि उसकी अकाउंटिंग उस सिचुएशन में क्या करनी है। फिर से सुनो, जो आपने एरर्स इंटर और फाउंडेशन में पढ़ रखा है ना, वही है। एरर का मतलब गलतियां, गलतियां गलतियां गलतियां, बात इंस्टीट्यूट गलतियां नहीं डिस्कस कर रहा है, इंस्टीट्यूट आपसे मेजरली क्या पूछना चाहता है, अगर कोई गलती प्रीवियस ईयर में हुई है तो कैसे ठीक होगी, अगर कोई गलती करंट ईयर में ठीक हुई है तो कैसे, अगर कोई गलती प्रीवियस ईयर के पहले की है तो कैसे ठीक होगी, ये पॉइंट। दूसरा, गलती हुई प्रीवियस ईयर में, पता करंट ईयर में हुई, गलती प्रीवियस ईयर से पहले के सालों में हुई है, पता करंट ईयर में, गलती करंट ईयर में हुई है, पता भी करंट ईयर में चला है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो आई होप तुम्हें ये बात समझ आ गई। बेसिकली इंस्टीट्यूट इस एरर्स के थ्रू आपको समझाना चाहता है, आइडेंटिफाई एरर्स कब हुआ, आइडेंटिफाई आप एरर को कब ठीक कर रहे हो, उनके बीच की जो भी रूल्स लगेंगे वो इंडेक्स 8 बताए, वो इंडेक्स 8 बताए। देखो एक बार ध्यान से सुनो, पहले डेफिनेशन सुनो, कि आपको ऑलरेडी पता है, omission or misstatement in entities financial statement in one or more time period, कोई भी एंट्री गलत हो गई, एंट्री मिस हो गई, गलत हेड्स में चली गई, गलत रेट लग गया, कुछ भी, एरर का कोई परिभाषा नहीं है, परिभाषा नहीं होती, एरर इज एरर।
omission or misstatement in entity's financial statement in one or more prior period. याद रखना, अगर कोई गलती प्रीवियस ईयर की है उसी को गलती बोलेंगे। हम ये क्या बोल रहे हो हमें समझाने? अरे भाई मेरी एक बात सुनो, मुझे एक बात बताओ ध्यान से। ये मेरा ये नहीं, ये मेरा बच्चा, ये मेरा करंट ईयर है। करंट ईयर में मुझे डेबिट करना था सैलरी को, हमने गलती से डेबिट कर दिया वेजेस को करंट ईयर में, और करंट ईयर में ही मुझे पता चल गया तो मैं इसको ठीक कर दूंगी, रेक्टिफाई कर दूंगी। तो याद रखना, ये सारा आपने एज अ एरर पढ़ा है फाउंडेशन और इंटर में। करंट ईयर की गलती करंट ईयर में ठीक हुई, एरर। पुराने साल की गलती करंट ईयर में ठीक करोगे, एरर। उससे पुराने सालों की गलती अगर करंट ईयर में ठीक करोगे वो भी एरर। बट याद रखना, इंस्टीट्यूट कहता है, इंडेस 8 कहता है, हमारा इंडेस 8 बहुत क्लियरली बोलता है, करंट ईयर में अगर कुछ हुआ गलत और अगर आपने करंट ईयर में ठीक कर लिया ना, अकाउंट्स की भाषा में वो एरर होगा, बट इंडेस 8 की भाषा में ये एरर के स्कोप में नहीं है। इस इंडेस में ये इंडेस उन एरर्स के बारे में बात कर रहा है जो कि करंट ईयर से पहले किसी भी ईयर में हुए होंगे। मान लो करंट ईयर है 22-23, या तो गलती 21-22 में हुई होगी, या फिर गलती 20-21 में हुई होगी, या फिर उससे पहले कभी भी हुई होगी। आपका इंडेक्स ये वाले पार्ट को कवर करता है। इस साल में हुई भी गलती इसी साल ठीक हो जाती है, उसको इंडेक्स 8 में एरर के डेफिनेशन में नहीं माना जाता। उसको इंडेक्स 8 में एरर के डेफिनेशन में नहीं माना जाता, जो हम डे टू डे लैंग्वेज में अकाउंट्स में एरर बोलते हैं, बट आपका इंडेक्स 8 उसको एरर नहीं बोलता। तो ये पॉइंट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिख दिया है ओनली प्रीवियस ईयर इफ इट इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर या उसके पहले, मतलब करंट ईयर के अलावा। अदर देन करंट ईयर लिख दूं क्या? अदर देन करंट ईयर। तो अगर आपकी गलती करंट ईयर के अलावा किसी भी सालों से रिलेटेड है तो वो इसके स्कोप में आता है, एरर के स्कोप में। क्लियर? अब देखो डेफिनेशन, omission or misstatement in entity's financial statement in the prior periods arises due to failure to use or misuse of reliable information that was available and could be expected to have been obtained। मतलब बेसिकली कोई ना कोई ऐसी गलतियां हो गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो हुआ है क्यों? या तो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था, या फिर अवेलेबल था, आपने सोचा था सही करोगे बट गलत हो गया। बेसिकली एरर इज एरर। इसका डेफिनेशन याद नहीं करना है, कुछ भी पुराने सालों में हुआ है दैट इज अ एरर। करेक्ट? ठीक। अब टाइप्स ऑफ एरर क्या क्या होते हैं अगेन फटाफट देख लो, ये ऑलरेडी आपको पता है। मैथमेटिकल मिस्टेक मतलब गलत अमाउंट लिख दिया। मिस्टेक इन अप्लाइंग पॉलिसीज, हमने अकाउंट्स के गलत पॉलिसीज लगा दिए। इंस्टीट्यूट का इंडेक्स कुछ और बोल रहा था, हमने कुछ और लगा दिया। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट, हमने इंडेक्स के फैक्ट्स को ठीक से रीड नहीं किया। जैसे कि अगर आप किसी भी फैक्ट को गलत इंटरप्रेट करोगे तो गलत ट्रीटमेंट करोगे, दैट इज ऑल्सो एरर। ओमिशन, आपने उस एंट्री को लिखना ही भूल गए। फ्रॉड, किसी ने चोरी की, घपला किया, आपको पता ही नहीं चला, आपको वो रिकॉर्ड ही नहीं किया। ऑल दीज आर एरर। इफेक्टिवली डेफिनेशन ऑफ एरर, पॉसिबल टाइप ऑफ एरर्स, ये सब थ्योरेटिकल है, ये सब थ्योरेटिकल है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। बट सिंपल चीज याद रखना, anything which has been a mistake in year before the current year is covered in under Ind AS 8। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत ध्यान से देखेंगे। इसके दो अलग अलग केसेस हैं। रिलैक्स, एग्जाम में आता है, गड़बड़ होता है बच्चों से, एकदम रिलैक्स। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एरर्स फर्दर देन क्लासिफिकेशन एरर्स। क्लासिफिकेशन एरर्स का मतलब है एसेट्स को नॉन करेंट एसेट्स बना देना, फाइनेंशियल कॉस्ट को अदर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में डाल देना। बेसिकली जो आपके बैलेंस शीट होते हैं ना, हेड्स होते हैं, आपने गलत हेड में कर दिया। समझा क्या? मान लो कोई चीज नॉन करेंट एसेट्स थी, आपने उसको करंट एसेट कहना चाहिए, क्लासिफिकेशन एरर है। एसेट तो माना बट आपने करंट की जगह नॉन करंट मान लिया। मान लो फाइनेंस कॉस्ट है, ये एक्सपेंस है,
एक्सपेंस है, आपने उसको अदर एक्सपेंस में डाल दिया, है ये भी खर्चा, है ये भी खर्चा, सिर्फ आपने गलत हेड यूज किया। बेसिकली क्लासिफिकेशन एरर अगर है तो आप सुनना, पहला ट्रीटमेंट आप देखेंगे मेरे साथ, प्लीज ध्यान से। अगर आपकी कोई भी ऐसी गलती है, प्लीज ध्यान से सुनो, क्लासिफिकेशन गलती के अलावा, क्लासिफिकेशन गलती के अलावा अगर कोई भी गलती है, आई रिपीट, क्लासिफिकेशन गलती के अलावा मतलब हेड्स क्लासिफाई कराने के अलावा जितनी भी गलतियां हैं, दैट हैज टू बी रेक्टिफाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। याद रखेंगे अकाउंटिंग पॉलिसी जैसा, दैट हैज टू बी क्लासिफाइड रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब जिस दिन से वो गलती चली आ रही है उस दिन से के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ठीक करते चलेंगे, ठीक करते चलेंगे, फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे उस ठीक को, फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। एम आई क्लियर? अब सुनो एकदम ध्यान से, ये आपको पता है, इफ एरर डिस्कवर्ड रिलेट्स टू द इमीडिएट प्रायर पीरियड, मतलब आप बनाने वाले हो, एक मिनट बेटा सुनो ना ध्यान से, एकदम ध्यान से, हम हमेशा अकाउंट्स में दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, एक करंट ईयर का, एक प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो प्रीवियस ईयर बन चुका, प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर बन चुका होगा। जब हम करंट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज अ कंपेरेटिव लिखते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? यस। अब मुझे एक बात बताओ, अगर गलती इस साल की है, इमीडिएट प्रीवियस ईयर की, तो आपको इमीडिएट प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीस्टेट करना पड़ेगा। रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट है ना, रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट है, तो आपको ये रीस्टेट करना पड़ेगा, अपने आप इसका सही इंपैक्ट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जिस खाते को ठीक करोगे वो करंट ईयर का ओपनिंग बनेगा, उसका सेकेंड इंपैक्ट पीएनएल में दोगे या अदर इक्विटी में जो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा। ये सुनो, क्या मुझे पुरानी और कोई बैलेंस शीट बना, क्या थर्ड बैलेंस शीट की जरूरत है क्या? याद करो, आपको मैंने ये सिंपल लॉजिक बता रखा है कब थर्ड बैलेंस शीट लगती है। नहीं, यहां पर मुझे ओपनिंग थर्ड बैलेंस शीट की जरूरत नहीं है, बिकॉज कोई भी जो गलती हुई है वो प्रीवियस ईयर से पहले की नहीं है, प्रीवियस ईयर के पहले की नहीं है। तो आपको सिर्फ दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से काम हो जाएगा, बिकॉज एरर इज ऑफ प्रीवियस ईयर। बट इफ एरर डिस्कवर्ड रिलेट्स टू द पीरियड बिफोर द प्रीवियस ईयर, मतलब एरर प्रीवियस ईयर के पहले की है, मतलब करंट ईयर बनाओगे, उसका कंपैरेटिव प्रीवियस ईयर बनाओगे। गलती प्रीवियस ईयर की नहीं है, प्रीवियस ईयर से पुरानी है, साल पुरानी भी हो सकती है, 4 साल पुरानी भी हो सकती है, 10 साल पुरानी गलती भी हो सकती है। द चेंज हैज टू बी डन रेट्रोस्पेक्टिवली। अब मुझे बताओ, क्या इमीडिएट प्रीवियस ईयर की गलती है या उसका पुराना? उसका पुराना। चेंज हैज टू बी, करेक्शन हैज टू बी रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब वो गलती स्टार्ट हुई है, तो अगर 3 साल 4 साल पहले स्टार्ट हुई है, उस गलती को ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। डोंट यू थिंक आपको अब 3 बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी? करेंट ईयर की बैलेंस शीट, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट तो ऑटोमेटिकली रीस्टेट होगी। क्यों? बिकॉज आप ओपनिंग बैलेंस शीट को करेक्ट करोगे और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी जहां पर सारे गलतियां ठीक की जाएगी। इस ओपनिंग बैलेंस शीट के बैलेंसेस फिर से प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस को चेंज करेगा, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट रीस्टेट होगी, देन फिर करंट ईयर की बैलेंस शीट बनेगी। बात समझ रहे हैं? तो अगर मैं सिंपल 1 लाइन में समराइज करूं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो, अगर गलती इमीडिएट प्रीवियस ईयर की है तो पुरानी बैलेंस शीट की जरूरत ही नहीं है, पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है। दो ही चीजें बनेगी, प्रीवियस ईयर को ठीक करना पड़ेगा, मतलब रीस्टेट करना पड़ेगा, करंट ईयर बनाना ही पड़ेगा। बट अगर गलती प्रीवियस ईयर से पहले की है तो आपको 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करने पड़ेंगे, करंट ईयर का तो बनाना ही है, प्रीवियस ईयर से पहले आपको बनानी पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस शीट फॉर द ईयर बिगनिंग, प्रीवियस ईयर की ईयर बिगनिंग, उसमें सारी गलतियां चेंज जो भी होगा वो डालना पड़ेगा। ये चेंज कैरी फॉरवर्ड होगा प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट एंड पीएनएल में, इसका मतलब वो रीस्टेट होगा, देन करंट ईयर के फाइनेंशियल्स बनेंगे। तो अगर आपको कभी भी इंस्टीट्यूट केस स्टडी में पूछे कितनी बैलेंस शीट बनेगी, गलती ठीक प्रीवियस ईयर की है, रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट देना है तो प्रीवियस ईयर से देना है। बट गलती अगर प्रीवियस ईयर से पुरानी है और रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट जाता है,
उस केस में ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनेगी। दिस इज द मेन टेक अवे ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। चेंज आपको एरर्स को अगर ठीक करना है तो कैसे करना है, प्रोवाइडेड इट शुड बी अदर देन क्लासिफिकेशन, प्रोवाइडेड इट शुड बी अदर देन क्लासिफिकेशन। तो देखो मैंने ये बना के दे दिया, करंट ईयर की बनेगी, प्रीवियस ईयर रीस्टेट होगा, ओपनिंग की जरूरत नहीं। इस केस में करंट ईयर की बनेगी, प्रीवियस रीस्टेट होगा, ओपनिंग की भी जरूरत है। सारे चेंजेस का इंपैक्ट यहां आएगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। ये लाइन हमेशा ही आपका इंस्टीट्यूट बकवास कर देता है, बट ऐसा क्या है, अगर आपको लग रहा है आप पुराने सालों की बैलेंस शीट से रेक्टिफिकेशन कर नहीं सकते हो, इम्प्रैक्टिकल है वो करना, तो आप तब से करिए जहां से आपका जजमेंट बेस्ट लगता है। गाइस ये कैसी बातें करते हैं, ऑब्वियसली हम वही करेंगे ना। आप कह दोगे गलती 10 साल पुरानी है, 10 साल की पुरानी बैलेंस शीट खोलो, पागल है क्या भाई, इतना पुराना कोई नहीं जा सकता। जहां से मुझसे प्रैक्टिकल होगा मैं वहीं से रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट डालूंगी। ऑलवेज रिमेंबर, अगर गलती क्लासिफिकेशन के अलावा है तो 2 बैलेंस शीट कब बनेगी, जब गलती प्रीवियस ईयर की है, और 3 कब बनेगी, जब गलती प्रीवियस ईयर के पहले की है। करंट ईयर की गलती को गलती नहीं ठहराते मेरे बच्चों, करेक्ट। अब ये लास्ट एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, पता नहीं इंस्टीट्यूट का ये फेवरेट केस बनता है। करेक्ट, सारे बच्चे सुन रहे हैं। इफ एरर इज रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन, मतलब गलत हेड में डाल दिए, तो क्लासिफिकेशन गलतियां दो जगह हो सकती है, एक तो पीएनएल के आइटम्स में, एक बैलेंस शीट के आइटम्स में। तो देखो, रिलेटेड टू पीएनएल आइटम, रिलेटेड टू बैलेंस शीट आइटम, याद रखना यहाँ अमाउंट में गलती नहीं है, क्लासिफिकेशन की गलती है, नो मिस्टेक इन अमाउंट, क्लासिफिकेशन की गलती है, ऊपर नीचे क्लासिफाई कर दिया। और ये गलतियां किससे रिलेटेड है, इमीडिएट प्रीवियस ईयर। याद रखना, इमीडिएट प्रीवियस ईयर में अगर आपकी क्लासिफिकेशन की कोई गलतियां है तो चेक करो क्या वो पीएनएल आइटम्स की क्लासिफिकेशन की गलती है या बैलेंस शीट आइटम की क्लासिफिकेशन की गलती है। मेरे बच्चों ध्यान से देखना, rectify error in previous year comparatives of P&L, no need of opening balance sheet। मतलब अगर प्रीवियस ईयर में पीएनएल आइटम की क्लासिफिकेशन की गलती है, आई रिपीट, अगर प्रीवियस ईयर में पीएनएल आइटम की क्लासिफिकेशन की गलती है तो करंट ईयर बनेगा, प्रीवियस ईयर रीस्टेट होगा, ओपनिंग की जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर? बट एक एक्सेप्शनल रूल देखो, अगर आपकी गलती प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट आइटम की क्लासिफिकेशन की है, रेक्टिफाई एरर्स इन प्रीवियस ईयर कंपैरेटिव्स, इवन इन दैट केस, चाहे गलती प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट की क्लासिफिकेशन की गलती है, इंस्टीट्यूट कहता है हमें ओपनिंग बैलेंस शीट तब भी चाहिए, ये उनका हुक्म है, फॉलो करना पड़ेगा। इररिस्पेक्टिव इट इज ऑफ प्रीवियस ईयर, इररिस्पेक्टिव ये क्लासिफिकेशन की गलती प्रीवियस ईयर की है, आई नो गलती प्रीवियस ईयर की है, ओपनिंग का काम ही नहीं है। बट अगर प्रीवियस ईयर की क्लासिफिकेशन की गलती बैलेंस शीट आइटम से रिलेटेड है, इंड एस का हुक्म है, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, उनका हुक्म का पालन करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहां पर आपको करंट ईयर भी बनेगा, प्रीवियस ईयर रीस्टेट भी होगा, ओपनिंग भी बनाना। एम आई क्लियर? ये एक एक्सेप्शन है जो आप सारे बच्चों को याद रखना है। तो फटाफट सुनो मेरी बात एक बार फटाफट, और फिर मैं आपका टेस्ट लूंगी। 4 सिचुएशन मैंने सिखाया। अगर गलती इमीडिएट पिछले साल की है अदर देन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के अलावा गलती अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर की है, क्लासिफिकेशन की गलती नहीं है, सिर्फ 2 बैलेंस शीट बनेगी, 2 फाइनेंशियल्स बनेंगे, करंट ईयर के, प्रीवियस ईयर के। अगर गलती अदर देन क्लासिफिकेशन की प्रीवियस ईयर से पहले की है, बहुत पहले की है, तो 3 बनेगा, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। बट अगर गलती क्लासिफिकेशन की है और वो गलती क्लासिफिकेशन की पीएनएल में हुई है, वो भी प्रीवियस ईयर में, तो भी 2 ही बनेगा, प्रीवियस ईयर में 2 ही बनते हैं। बट अगर गलती क्लासिफिकेशन बैलेंस शीट की है, वो भी सिर्फ प्रीवियस ईयर की, बनना इफेक्टिवली 2 ही चाहिए, बट एज एन एक्सेप्शन 3 बनेगा, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ओपनिंग। डन। देखो मैंने क्या एकदम इसका शॉर्टकट निकाल दिया। अगर प्रीवियस ईयर की गलती है और वो क्लासिफिकेशन की गलती है,
प्रीवियस ईयर की गलती, और वो भी क्लासिफिकेशन की गलती। आई रिपीट, प्रीवियस ईयर की गलती, वो भी क्लासिफिकेशन की। अगर वो पीएनएल की है भी बनेगा, ओपनिंग नहीं बनेगा। अगर वो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट की गलती है, वो भी सिर्फ प्रीवियस ईयर की, बनना दो ही चाहिए, एक्सेप्शन के कारण ओपनिंग भी बनेगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? और अगर कोई गलती अदर देन क्लासिफिकेशन है और वो प्रीवियस ईयर की है, दो प्रीवियस ईयर के पहले की है, तो तीन, यहां पर ओपनिंग भी आएगा। और अगर कोई गलती क्लासिफिकेशन की है या अदर देन क्लासिफिकेशन की है जो प्रीवियस ईयर से पहले की है, तो फॉर श्योर तीन बनेगा ना, उसमें तो कोई डाउट ही मत रखना। गाइस वहां कंफ्यूजन मत करना। कंफ्यूजन प्रीवियस ईयर की गलती के कारण होने के कारण भी तीन बनाना है। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर गलती प्रीवियस ईयर की है तो वहां देयर इज द एक्सेप्शनल रूल। गलती प्रीवियस ईयर की होने से सिर्फ दो बनने चाहिए थे, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। बट अगर प्रीवियस ईयर की गलती है, वो असेट के क्लासिफिकेशन से है, तो आपको बनानी पड़ेगी तीन, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ओपनिंग। और अगर गलती चाहे क्लासिफिकेशन की हो या अदर देन क्लासिफिकेशन की हो, अगर वो प्रीवियस ईयर से पहले की है, तो डेफिनेटली ओपनिंग तो फिर बनेगा ही ना। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? तो गाइस अगर मैं इसको फटाफट समराइज कर दूं, एरर प्रीवियस ईयर का है, एरर प्रीवियस ईयर का है, टू टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नो ओपनिंग required, no opening required, except if error of previous year is related to classification of balance sheet item. तो एरर अगर प्रीवियस ईयर का बस है तो दो ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, ओपनिंग की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट इफ रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट आइटम। है वो प्रीवियस ईयर की गलती, फिर भी तीन बनेगी। तो यहां पर आएगा, यहां पर आएगा बच्चा, टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, करंट ईयर प्लस प्रीवियस ईयर को रीस्टेट करेंगे, प्लस ओपनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको मैंने आपको समराइज करा दिया। बट अगर एरर बिफोर प्रीवियस ईयर हो, कोई भी एरर हो, चाहे क्लासिफिकेशन ऑफ पीएनएल हो, चाहे कोई भी एरर हो, चाहे क्लासिफिकेशन ऑफ पीएनएल हो, क्लासिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट आइटम हो, या फिर एनी अदर देन दैट मॉनेटरी आइटम, ये तो डेफिनेटली तीन बनवाएगा। टू, ये हमेशा क्या बनवाएगा, करंट ईयर प्लस प्रीवियस ईयर रीस्टेट प्लस ओपनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एज सिंपल एज इट इज। इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल याद रखना, अगर बैलेंस शीट रिलेटेड एरर है वो भी इमीडिएट प्रीवियस ईयर में, और वो बैलेंस शीट रिलेटेड एरर क्लासिफिकेशन का है, इट इज एन एक्सेप्शनल रूल, तीन बनेगा, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड ओपनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन इट ओवर हियर, ताकि आप एग्जाम से पहले अच्छे से इसको रिवाइज करके जाओ। ये जनरली केस स्टडी का क्वेश्चन बनता है, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आता। लास्ट क्या डिस्क्लोज करना है, नेचर ऑफ एरर, amount of error, and if it is impracticable to put the retrospective effect, please state the fact. इस मुझे याद करना है? बिल्कुल नहीं। क्या आपको ये इंडेस समझ आ गया? बहुत सिंपल इंडेस है। अकाउंटिंग पॉलिसी, प्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट डालो, एरर रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव में भी प्रीवियस ईयर एंड उसके पहले को एरर मानते, करंट ईयर की चीजों को एरर नहीं मानते। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, एक्सेप्शन इज क्लासिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट आइटम, दो फाइनेंशियल्स बनेंगे, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। बट इफ इट इज रिलेटेड टू बैलेंस शीट आइटम क्लासिफिकेशन, तीन बनेंगे, डिस्पाइट इट इज प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड ओपनिंग। बट उसके अलावा अगर प्रीवियस ईयर से पहले चले गए हो तो कोई भी गलती हो, तीन बनेगी बनेगी, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर रीस्टेट एंड ओपनिंग प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट एंड पीएनएल। यस, दैट्स ऑल फॉर दिस इंडेस। फटाफट बच्चों इस इंडेस को रिवाइज कर लो। देखो मैंने पूरे नोट्स आपके लिए अच्छे से लिखे हैं, इसको एग्जाम से पहले अगर आपने गो थ्रू कर लिया, इतना भी पढ़ के चले गए, जो भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए वो कर लेना, आराम से हो जाए। आगे
मैं इसका कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगी जो जनरली एग्जाम्स में आते हैं। इससे जनरली एग्जाम्स में क्वेश्चंस मैंने नहीं देखा, यहाँ पर एमसीक्यू ज्यादा आते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टिमेट एंड एरर का एमसीक्यू बहुत आता है, जहां पर जनरली वो रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है, या कब से वो पॉलिसी अप्लाई करेंगे, कितनी बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, यही एमसीक्यू में जनरली पूछा जाता है। नहीं विश्वास है तो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देख लो। तो यहाँ पर कोई बड़ा आज तक केस स्टडी इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं। एमसीक्यू में आता है फॉर श्योर आता। तो रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव, कब दो बैलेंस शीट, कब तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कब दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, ये मेजरली आपको रिटेन करना है अपने दिमाग में, ताकि एग्जाम में अगर ये एमसीक्यू आए तो फटाफट मेरे बच्चों को फॉर श्योर इसके 4 मार्क्स तो आ जाएंगे। यस, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते रहते हैं इसी तरह के आपके साथ, बहुत सारे रिविजन लेके आऊंगी ताकि एग्जाम से पहले आपके सारे टॉपिक्स परफेक्टली करवा के छोड़ूं। थैंक यू सो मच बच्चों।